हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस के, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है दिवाली के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए विशेष उपहार कल में लेकर आया था। विशेष सेल चल रही है सभी कोर्सेज पे, चाहे वो आप लोगों का दोस्तों जनरल साइंस का हो मात्र 599 रुपए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मात्र 699 रुपए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स 4999, और आप लोगों की जितनी भी ट्रेड है, फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन, सभी के 599 रुपए में मिल रहे हैं। दोस्तों इसको मिस ना करिए, ठीक है। और बूस्टर क्लास अपनी शुरुआत हो चुकी है, इसका तो प्राइस आपका ऑलरेडी मैंने इकोनॉमिकल रख रखा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों बुक्स जनरल साइंस की जो बुक है 359 ऐप से आप लोग ऑर्डर करोगे 6 से 7 दिन में आपके पास में आ जाएगी। दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक 300 और बेसिक ये जनरल साइंस इंग्लिश की 299। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग आप सभी को, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय नहीं है? आप लोगों को 4 ऑर्गेनिज्म, 4 जीव के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है। देखिए दोस्तों जितने भी जीव होते हैं ना उनमें कोशिका होती ही होती है। कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है, कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें 2 कोशिका होती है। तो बताओ इनमें कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? क्या आप लोगों को पता है अमीबा क्या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है? कि नहीं सर ये तो एक कोशिका होती है इसकी पूरी बॉडी में, ये तो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से हम लोगों को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, सर ये भी एक कोशिका का बना हुआ यूनिसेलुलर है। पैरामीशियम ये भी आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दोस्तों ध्यान रखिएगा स्पाइरोगायरा जो है ना वो एक एल्गी है, एक शैवाल है। शैवाल किसको बोलते हैं? सर ये प्लांट के जैसे ही होता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल प्लांट आप लोग इनको मान सकते हो, जिनमें ना कोई रूट पाई जाती, ना कोई तना पाया जाता, ना कोई फूल पत्तियां कुछ भी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये एल्गी जो होता है ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी इंडियन कैटल है। दोस्तों कैटल या मवेशी किसको बोलते हैं? एक जना बोल रहा है सर ऐप पे क्लास नहीं चल पा रही है। हाँ कुछ इशू आ रहा था, आज अपडेट आ जाएगा, टेंशन मतलब है ना, चल जाएगी। चलो कौन सी भारतीय मवेशी है, इंडियन कैटल है? देखो आपको पता ही है कैटल किसको बोलते हो, जैसे गाय है ना वो भी कैटल है, भैंस जो है वो भी कैटल है, बकरी जो है वो भी कैटल है। कैटल बेसिकली जिसका हम लोग पालन करते हैं दूध के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, चलिए तो इसमें से कौन इंडियन कैटल है? ठीक है, तो बॉस इंडिकस, बॉस डोमेस्टिका, बॉस ब्यूबेलिस, बॉस वल्गेरिस, कौन सा हो जाएगा? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक तो ये बॉस इंडिकस और एक बॉस ब्यूबेलिस। देखिए समझिए ये रही बॉस इंडिकस, ये क्या है? इंडियन ब्रीड है। इनकी दोस्तों क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इनके जो ईयर होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, और इनके जो हम्प होते हैं ना, हम्प वो क्या होते हैं? काफी बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बॉस ब्यूबेलिस। ये भी आप लोगों के इंडियन कैटल है, इंडिया में पाई जाती है, नेपाल में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, ये आप लोग को मिल जाएगी। और इसी बॉस ब्यूबेलिस को हम लोग वाटर बफेले को नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 और 3? कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जयंत जी आपको भी गुड मॉर्निंग। बताओ परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, यह बात किसने बताई थी? देखो आपको पता है ना क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, और एक क्वांटम संख्या क्या होती है दोस्तों? हर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कोई ना कोई क्वांटम संख्या होती है। तो कुल 4 क्वांटम संख्या होती है। जैसे मैं आपको बोलूं मुझे आपके घर पे पहुंचना है, तो आप मुझे क्या बताओगे? सर मैं कौन से स्टेट में रहता हूं, मैं कौन से शहर में रहता हूं, मैं कौन से कॉलोनी में रहता हूं, आपके हाउस नंबर, घर का भी आप लोग एड्रेस दोगे मुझे, ठीक है ना, हाउस नंबर भी बताओगे। सिमिलरली दोस्तों इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? किसी एटम में, परमाणु में देखोगे बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों कक्षा होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इस कोश के अंदर होते हैं उपकोश, उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। अब
अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान आपने बराबर कर दिया तो इसका मतलब क्या है सर, वो सेम कोश में है, सेम उपकोश में, सेम कक्षक में है और सेम तरीके से चक्कर लगा रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बोलूं आपके घर में एक चेयर है, उसी चेयर पे क्या दो व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते ना? तो ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। चलो स्टेट समान हो सकते हैं, कॉलोनी समान हो सकती है, आपका घर समान हो सकता है, लेकिन घर पे जो चेयर रखी है उस पे एक व्यक्ति तो बैठेगा। ठीक है, तो ये बात किसने बताई थी? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। हाँ, 3 सेम हो सकते हैं मुरली गुप्ता जी। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है, बताओ। बताओ क्रिस्टल के रूप में किसे बनाया जा सकता है? जैसे आपने नमक देखा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो क्या आपको क्रिस्टल के रूप में मिलता है क्या? देखो आपने नमक देखा होगा, छोटे छोटे क्रिस्टल मिलते हैं ना। तो इनमें से किसको क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है, बताओ। आप लोग ध्यान रखिए, जैसे बात करी जाए वायरस की बात करते हैं दोस्तों। वायरस क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। अगर किसी बॉडी के वो बाहर है, जैसे मान लो कोई वायरस हमारी बॉडी के बाहर है, तो वो नॉन लिविंग की तरह वर्क करेगा। अगर हमारी बॉडी में आया तब वो लिविंग की भांति व्यवहार करेगा, या किसी और दूसरे जीव की बॉडी में गया तब वो लिविंग की भांति व्यवहार करेगा। तो बाहर क्या है? वो नॉन लिविंग है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी दोस्तों जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स है। तो क्या इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं क्या? क्योंकि इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, इसके क्रिस्टल हम लोग बना सकते हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, ये क्या है? आप लोगों के ऑर्गेनिज्म है, इनको कैसे एक साथ लेकर आओगे? जीव है, इनकी शेप बदलती रहती है बार बार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से खुला परिसंचरण तंत्र किसमें आप लोगों को मिलेगा? आपको 4 संघ दिए गए हैं। कौन से संघ के एनिमल्स में, जंतु में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा? देखिए दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में मिलता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो पूरे ब्लड को क्या करवाए? सर्कुलेट करवाए। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है ना, वो किस में फ्लो करता है? नलियों में। प्रॉपर क्या होती है? ट्यूब्स होती है, उनमें फ्लो करता है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लड ट्यूब में फ्लो नहीं करके, नली में फ्लो नहीं करके, ऐसे ओपनली फ्लो करता है। तो उनमें हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है, क्लोज नहीं पाया जा रहा। ठीक है, तो किसमें ये पाया जाता है दोस्तों? ऑर्थोपोडा संघ के जो एनिमल्स होते हैं और मोलस्का संघ के जो एनिमल्स होते हैं ना, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग मुझे बताइए, एनेलिडा में कैसा पाया जाता है? सर, एनेलिडा में पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, सिलेंट्रेटा में कैसा पाया जाता है, बताओ। सर, सिलेंट्रेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मोलस्का में और ऑर्थोपोडा में ओपन पाया जाता है। जो एनेलिड होता है ना, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनमें ब्लड प्रॉपर वेसल में फ्लो होता है, जैसे ह्यूमंस में फ्लो होता है। सिलेंट्रेटा में दोस्तों कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं दोस्तों, आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने एनिमल किंगडम, जंतु जगत का मेरा वीडियो देखा है? मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, एनिमल किंगडम साइंस मैग्नेट डाल देना। दोस्तों प्लीज आप लोग उस वीडियो को देखें। वो आप लोगों का एनिमल किंगडम ऐसा है जिससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको मिस मत करो, बहुत प्यारा वीडियो मैंने बना रखा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है, उसका मात्रक क्या है वो आपको बताना है। देखो जैसे मान लो आपने क्या बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। जैसे मान लो मैं गति कर रहा हूं, मेरा ही बनाया, आपने देखा कि सर टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा आपका मेरा ग्राफ आया। अब दोस्तों इसका ये जो अंदर का एरिया होगा ना, ये एरिया होगा, ये क्षेत्रफल, इसका मात्रक आपको बताना है। देखिए दोस्तों दो प्रकार से कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, विस्थापन देता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, कौन मुझे बताएगा?
विस्थापन को एक मीटर में ही तो नापते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि चलो सर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको याद नहीं है, तो एग्जाम में कैसे करोगे? यार कॉमन सी चीज है। क्या मुझे बताओ वेलोसिटी की यूनिट जानते हो क्या आप लोग? हाँ सर, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मान लो इस जगह वेलोसिटी है कुछ भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है मान लो, और समय की क्या होती है यूनिट? सेकंड होती है। मान लो यहां पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, यहां पर मान लो 5 सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब ये एरिया निकालो। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। बेस आधार कितना है? 5। देखो इसका तो कोई मात्रक है नहीं, आधार 5 सेकंड, हाइट कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका सेकंड से सेकंड कटेगा, मीटर ही तो बचेगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, है ना। सर मेरा क्लास नहीं चल रहा है साइंस बूस्टर में, प्लीज हेल्प मी। संदीप जी कुछ इशू आ रहा था, आज दिन तक सही हो जाएगा ना, ऐप का नया अपडेट आ जाएगा आज। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, चल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। जो विलाई होते हैं ना वो आपको कहां पर मिलेंगे? बताओ, विलाई कहां पर मिलते हैं? देखिए आप लोग जो भोजन करते हैं, जब इसका डाइजेशन होता है, जब इसका पाचन होता है, कहां पर होता है डाइजेशन? छोटी आंत में आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब डाइजेशन से जो आपको पोषक तत्व मिले, जैसे कार्बोहाइड्रेट से आपको ग्लूकोज मिला, प्रोटीन से अमीनो अम्ल मिला, दोस्तों वो यहां से आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। अब कैसे होता है दोस्तों? हमारी जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत, ये मान लो छोटी आंत, इस छोटी आंत में से छोटे छोटे उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं विलाई। और यही विलाई के माध्यम से जो आपके पोषक तत्व होता है ना, इसके अंदर घुस के ब्लड में चला जाते हैं। ठीक है, तो विलाई क्या करते हैं? पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये कहां पर पाए जाते हैं? आपकी छोटी आंत में आप लोगों को मिलेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। हाँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली नुमा उभार होता है ना, ऐसे उंगली नुमा। चलिए बताओ, आपको गलत मिलान बताना, इसमें से कौन सा सही नहीं है। यहां पर आप लोग एक वेव देख पा रहे हो, तरंग देख पा रहे हो। दोस्तों तरंग का जो टॉप पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट यानी श्रृंग, और बॉटम पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ यानी गर्त। तो बी आपका क्या हो जाएगा? ट्रफ हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा? क्रस्ट को हिंदी में दोस्तों श्रृंग बोलते हैं, है ना। तो डी आपका श्रृंग है, बिल्कुल सही है। बी आपका ट्रफ है, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये वेव क्या जा रही है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति से किसी भी मतलब ये मैक्सिमम कितना ऊपर है? इतना। ये मैक्सिमम कितना नीचे? इतना। तो कितना मैक्सिमम ऊपर है, ये कितना नीचे है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम। तो सी आपका एम्पलीट्यूड है क्या? बिल्कुल सही बात है। दोस्तों लगातार दो क्रस्ट के बीच की दूरी, श्रृंगों के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। तो क्या तरंग दैर्ध्य ये है क्या? नहीं सर, ये होनी चाहिए, जबकि ये बोल रहा है, इसी को बोलेंगे नहीं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलत आपको चुनना था। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। बताओ, एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने आपने अनंत पर रखा है, तो दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब कितने दूर होगा, ये आपको बताना है। देखो ये आपको उत्तल दर्पण दिया हुआ है, कोई कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। दर्पण के मध्य बिंदु को आप लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अरे हिंदी में बताइए सर, ध्रुव बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, इसकी देखो वक्रता त्रिज्या, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों को दी गई है 40 सेंटीमीटर। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। अब उधर आपने अनंत पे किसी वस्तु को रख दिया, बहुत दूर रख दिया, बहुत दूर रख दिया, बहुत दूर रखा है सर। ठीक है, तो आपको पता है यू क्या होता है सर? यू हम लोग किसको बोलते हैं? वस्तु की दर्पण से दूरी। कितनी दूरी पर है सर? बहुत दूरी पर है। यू का मान क्या हो गया? इन्फिनिटी। और मुझे बताइए, दर्पण से वस्तु पे पहुंचने के लिए आपको राइट पे जाना पड़ रहा है या लेफ्ट में? सर लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, तो यू का मान क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी।
ठीक है, बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दी हुई है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव होगा। अब आपको बताना है जो प्रतिबिंब बना वो कितनी दूर है। प्रतिबिंब जो दर्पण से जिस दूरी पे बनता है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v की वैल्यू पूछी गई है, तो आप लोग जानते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। f का मान कितना दे दिया, 20 दे दिया, 1/20। ये कितना हो जाएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1/v। तो v का मान कितना आ गया, 20, और प्लस 20 आ रहा है, यानी दर्पण से इस साइड बनेगा, पीछे बनेगा, कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर पे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, ATS राइबोसोम की उप इकाई क्या है। देखिए दोस्तों, हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, साथ में क्या पाया जाता है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। दोस्तों जब आप लोग राइबोसोम को राइबोसोम एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 70S, एक होता है 80S। ठीक है, 70S और 80S। जब आप लोग उसको जूम करके देखोगे ना, तो ये आप देखोगे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। तो अगर 70S वाले की बात करें, 80S वाले की बात करें, इसकी सब यूनिट्स पूछी जाती है, तो 80S वाले की सब यूनिट्स होगी 40S और 60S। ठीक है, समझ में आ गया क्या, 80 वाले की पूछी गई थी ना, तो 40 एंड 60 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 70 वाले की पूछी जाए तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, 70 वाले की 30S और 50S। ठीक है, तो हम लोगों को लगता है क्या बोलते हैं, सॉरी 30-50 बोला है ना, हाँ, तो हम लोग को लगता है 30 + 50 80, तो ये हो रहा है, तो ये 70S की नहीं 80S की होना चाहिए। नहीं, आप लोग ध्यान रखिए, 80S की होती है 40S 60S और इसकी होती है 30S 50S। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताइए सभी बच्चे आ गए हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज आपको पता है फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलती है, सैटरडे को मैं कुछ विशेष करवाता हूं। तो कल सैटरडे को कौन सा एक विशेष टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे, ये मुझे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, वरना मैं तो अपने हिसाब से लेकर आऊंगा, फिर भी आपके मन में कुछ इच्छा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आ जाओ दोस्तों, आपको बताना है न्यूरॉन में सही भाग चुने जहां साइनेप्स पाया जाता है। साइनेप्स कहां पर मिलेगा, आपको पता है न्यूरॉन हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एक सेल है, और कैसी सेल है, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली जितनी भी सेल्स होती है उसमें सबसे लंबी होती है। कहां पर मिलेगी, आपको ब्रेन में सबसे ज्यादा मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड में आपको सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो आप लोगों की न्यूरॉन है, इस भाई कोशिका है, तो इस कोशिका में क्या केंद्रक मिलेगा क्या, बिल्कुल देखो ये रहा केंद्रक, और दोस्तों केंद्रक आपका इधर मिल रहा है, तो यार इसी एक विशेष नाम दे देंगे इसको बोल देते हैं सेल बॉडी, कोशिका काय इसको बोला जाता है। सर क्या इसको और किसी नाम से भी जानते हैं क्या, बिल्कुल दोस्तों, इसको साइटोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या जाते हैं, सिग्नल जाते हैं। मैं डायग्राम लगा रखा है क्या, नहीं लगा रखा, कोई बात नहीं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या जाएंगे आप लोगों के, सिग्नल जाएंगे। तो दो न्यूरॉन के बीच का ये जो गैप होता है ना, ये जो यहां पर गैप बनता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स आप लोगों को यहां पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। सर एक बच्चा क्या बोल रहा है, जय हिंद सर, मैं आपका छात्र हूं, आपसे ही साइंस पढ़ता था और आज BSF में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अवधेश कुशवाहा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग ऐसे ही दिल लगा के, जैसे आपने पहले मेहनत करी थी साइंस पढ़ने में, वैसे ही आप लोग उसी शिद्दत के साथ अब आप लोग अपनी सेवाएं दे, देश का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोगों को बताना है, प्रोटोथीरिया का उदाहरण इसमें से कौन सा है। देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, प्रोटोथीरिया क्या होता है, आप लोग मुझे बताओ पहले, मैमल्स क्या होता है, मैमल्स की डेफिनेशन बताओ। मैमल्स, स्तनधारी किसको बोलते हैं, बहुत जनों को लगता है मैमल्स किसको बोलते हैं, बताओ दोस्तों। मैमल्स क्या होते हैं, ये सबसे डेवलप एनिमल्स होते हैं, और इनकी विशेषता बताओ। सर इनमें वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और विशेषता बताओ। सर ये अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। सर इनकी बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं।
क्या ह्यूमंस अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं क्या? हाँ सर, माताएं जो होती है वो पिला सकती है, ठीक है। तो जो डॉग होते हैं ये भी मैमल्स का ही एग्जांपल है। जो आप लोग गाय देख रहे हो ये भी मैमल में आएगी, बकरी जो होगी वो भी मैमल्स में ही आएगी। अब देखिए दोस्तों, मैमल्स जो होते हैं ना वो आप लोगों की बेसिकली 3 कैटेगरी में आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। देखो, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो वेल डेवलप बच्चों को जन्म देता है, जैसे ह्यूमंस है, डॉग है, उनके बच्चे जो है डॉग बढ़िया मस्त निकलता है ना वो, ठीक है। तो जो डेवलप बच्चों को जन्म देते हैं ऐसे मैमल्स को आप लोग बोलते हैं यूथेरिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को तो जन्म देते हैं लेकिन वो ज्यादा डेवलप बच्चे नहीं होते, उसको बोलते हैं मेटाथेरिया। जैसे कंगारू के बच्चे ज्यादा डेवलप नहीं होते। इवन दोस्तों उनकी देखभाल के लिए कंगारू की बॉडी में अपने आप दोस्तों यहां पर एक पाउच जैसा थैलीनुमा आकृति होती है जिसमें अपने बच्चे को रखते हैं, वो है ना, ठीक है। दोस्तों आपको बता दूं, जितने मैमल्स होते हैं ना सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। जैसे पक्षी तो अंडे देता है फिर उससे बच्चा निकलता है, लेकिन मैमल सीधे बच्चे को जन्म देता है। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं, 2 मैमल्स ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं और उन्हीं मैमल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोथेरिया। कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके बताओ? एक तो हो जाएगा आप लोगों का प्लेटिपस और एक हो जाएगा आप लोगों का एकेडना, ठीक है। 2 इसके एग्जाम्पल है। तो प्रोटोथेरिया का पूछा गया था, तो प्लेटिपस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बताओ दोस्तों, एक तत्व है x जो कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है। ये जो हमारी आवर्त सारणी है ना, पीरियोडिक टेबल, इसमें टोटल कितने आवर्त पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो वो तीसरे आवर्त में आपको कहीं पर मिलेगा x। मुझे नहीं पता यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, मुझे नहीं पता, बस तीसरे आवर्त में, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है आपको? ये अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए x-3 बनाता है, तो x का परमाणु क्रमांक क्या है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, प्लीज ध्यान से समझो। आप मुझे बताइए किसी पे नेगेटिव चार्ज कब आता है? सर जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या बात है, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे तभी तो जाके x-3 बना होगा। बात सही है क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। दोस्तों तीसरे, ध्यान से समझना, तीसरे आवर्त में जितने भी आप लोगों के तत्व होते हैं ना, उन सभी में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो इसमें भी जरूर x में भी कितनी होगी? 3 होगी। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, हर कोई चाहता है इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जिससे वो स्टेबल हो जाए। जरूर इसके पास में 5 रहे होंगे, तभी तो क्या इसने क्या कोशिश करी होगी, यार कोई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, जब भी तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए x-3 बनाया। बिल्कुल सही बात है। तो अगर x की बात करें, x, तो x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। x-3 का क्या हो जाएगा? 2,8,8 हो जाएगा। अब देखो इस x पे कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो x में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 और 2 10, और 10 + 5 15। और प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगा क्या? सर साइंस बूस्टर में डिस्काउंट नहीं किया दोस्तों, उसका ऑलरेडी डिस्काउंट ही चल रहा है उसका। ठीक है, चले आगे, चले आगे। हीरोन में सरकार जी कोई दिक्कत होगी क्या आपके साथ में? 20 दिन से सेल डिवीजन पढ़ा दो। क्या है कोशिका विभाजन में? मतलब क्या वो बनाकर छोटा टॉपिक है, माइटोसिस मियोसिस सब बता रखा है मैंने, जो बेसिक जो चाहिए होता है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पर आपको एक चित्र दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। आपको पहचानना है U V F के बारे में बताना है, कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा। पहले तो मुझे बताओ ये लेंस कौन सा है? ये लेंस कौन सा है? सर कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव? सर पॉजिटिव होती है। तो यार ये ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है नेगेटिव होगा, बी बोल रहा है नेगेटिव होगा। इन दोनों को हटा दो। दोस्तों किसी भी वस्तु को लेंस के सामने रखोगे ना, या दर्पण के सामने रखोगे ना, यानी लेंस या दर्पण से वस्तु पे पहुंचने के लिए हमको लेफ्ट में जाना पड़ेगा,
तो u का मान हमेशा नेगेटिव होता है दोस्तों, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो डी नहीं होगा। इमेज कहां पर बन रही है सर, वस्तु ये रही, इमेज बनी यहां पर, तो इमेज पे पहुंचने के लिए आपको लेंस से राइट में जाना पड़ेगा ना, तो राइट में जाना पड़ता है तो प्लस लेते हैं, लेफ्ट में जाना पड़ता है तो माइनस लेते हैं, तो राइट में जाना पड़ रहा है, और इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए बात को, क्लियर, क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। सोडियम की परमाणु त्रिज्या, सोडियम का अगर आप एटम लोगे तो उसकी एटम की जो रेडियस होगी वो सल्फर के एटम की रेडियस से कम होगी, ज्यादा होगी? अब आप लोग बोलोगे सर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सल्फर का होता है 16, तो सर जरूर सोडियम का एटम छोटा होगा। नहीं, देखिए मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, पीरियोडिक टेबल में जब आप लोग लेफ्ट से राइट पे जाते हो ना तो एटम का रेडियस कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो इधर होता है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम के जस्ट आगे होता है मैग्नीशियम, इधर आता है आप लोगों का एल्यूमिनियम, इधर सिलिकॉन, इधर फास्फोरस, इधर सल्फर, इधर क्लोरीन, इधर आर्गन। तो देखो सोडियम आपका लेफ्ट में, सल्फर राइट में, तो लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। तो सोडियम की परमाणु त्रिज्या सल्फर से ज्यादा है, सल्फर से अधिक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। सत्य जड़े, ट्रू, आप लोगों की रूट्स किसमें एब्सेंट होती है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, जो प्लांट होते हैं ना प्लांट, इनको बेसिकली आप लोग दो पार्ट में बांट सकते हो। बांट सकते हो क्या? बांट सकते हो क्या? एक होता है क्रिप्टोगेम जिसको हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोभीद, एक होते हैं फेनेरोगेम जिसको आप लोग बोलते हैं पुष्पोभीद। दोस्तों अच्छा, और यार एक चीज बताओ, कल मैं करा दूं क्या मोनेरा किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम? मोनेरा प्रोटिस्टा बहुत कंफ्यूजन होता है, पता ही नहीं सर क्या है, सर हम लोग जानते ही नहीं है, पैरामीशियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, बता दूं क्या कल? मोनेरा किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, एक क्वेश्चन आपको देखने में मिलता है, ये तो कल अच्छा याद दिलाए, मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत कराऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। ये अपुष्पोद्भिद प्लांट कौन से होते हैं सर? ये वाले प्लांट जो होते हैं ना, इनमें सीड यानी बीज नहीं पाए जाते, इनमें फ्लावर यानी फूल नहीं पाए जाते, इनमें फ्रूट नहीं पाए जाते, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनको भी तीन पार्ट में बांट सकते हो। थैलोफाइटा तो क्या होता है, बिल्कुल ही सिंपल, ना इसमें कोई स्टेम तना मिलेगा ना रूट मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ब्रायोफाइटा वाले प्लांट क्या होता है, इसमें भी आपको स्टेम तना नहीं मिलेगा, रूट मिलेगी लेकिन इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होगी, बिल्कुल धागे की जैसे होती है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फॉल्स रूट, झूठी जड़ है ये। टेरिडोफाइटा में आप लोगों को एक प्रॉपर्ली रूट मिल जाएगी, ट्रू रूट्स मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्या बोलते हैं, तो सत्य जड़ें किसमें अनुपस्थित होती है? ब्रायोफाइटा में नहीं होती, ठीक है। बाकी इसमें आप लोग को मिल जाएंगी, इसमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, ठीक है। चले आगे, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में स्थित है? अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हो? वो ग्रंथि है जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो आपको गले में कौन सी मिलेगी? पैनक्रियास तो आपके यार पेट के नीचे पाई जाती है, आपकी पिट्यूटरी ब्रेन में मिलेगी, एड्रिनल किडनी के ऊपर पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड आप लोगों की कहाँ पर मिलेगी? गले में, इस जगह होती है आपकी थायराइड ग्लैंड, ऐसी होती है, एक बटरफ्लाई शेप की होती है। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इससे? सर एक तो निकलता है इससे T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, एक निकलता है T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन, एक निकलता है कैल्सिटोनिन। सर बहुत सारे काम करता है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, लैक्टोज का फॉर्मूला बताना है। क्या बता सकते हैं लैक्टोज क्या है? अरे दोस्तों लैक्टोज एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या होता है? शुगर। बहुत बढ़िया। अब एक चीज मुझे बताओ छोटी सी, बताओगे क्या? बताओगे क्या? ये कार्बोहाइड्रेट कहां पर पाई जाती है? सर मिल्क में पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसको मिल्क
शुगर के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है। अगर आप लोगों से सुक्रोज का पूछे, माल्टोज का पूछे, सभी का ये फॉर्मूला, बस सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसका है सर? ये ग्लूकोज का है सर, ये ही फ्रक्टोज का है सर, ये ही गैलेक्टोज का है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताइए। और यार दोस्तों, सेशन को लाइक तो कर देगा, मतलब को बोलना पड़ता है यार। डाई एथिल ईथर एसीटोन और नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल के क्वथनांक आपको दिए गए हैं 35, 56, 118। तो आपको बेसिकली इनको केल्विन में बदलना है। कैसे आप लोग बदलेंगे? सिंपली सर 273 ऐड कर दो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब एक चीज मुझे बताओ, जब 273 इसमें ऐड करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, तो ये वाली वैल्यू सबसे छोटी आएगी, ये उससे बड़ी आएगी, ये उससे बड़ी आएगी, क्रम तो वही रहेगा। तो देखो इधर, इसको तो हटा दो यार, ये 392, फिर 308 कम हो गया ना, इसको हटा दो। ठीक है, एक ऑप्शन तो हटा दो। चलो अब क्या करें? जोड़ो 5 और 3 8, इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा, इसको हटा दो। ठीक है। 329 को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये करो, इसमें 8 1, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है। तो इतना वो मत करा करो, आप एक एक को सॉल्व करने बैठ जाओ, हमको समय बचाना जितना ज्यादा बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद, ये दोस्तों ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, एक प्रकाश किरण की पुंज आ रही है। पुंज का मतलब गुच्छा आ रहा है बिल्कुल, और हम लोग ये मानते हैं प्रकाश किरण पुंज हमेशा बहुत दूर से आती है, अनंत से आती है। ठीक है। तो प्रकाश की किरण की क्या आ रही है? पुंज आ रही है, पुंज आ रही है, पुंज, बहुत सारा गुच्छा आ रहा है प्रकाश किरणों का, बहुत सारा। ठीक है। अब दोस्तों ये क्या था आपका? ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना, समांतर, जब भी कोई किरण अनंत से आती है ना, वो सारी आप लोगों की कैसे आएगी? कैसे आएगी? समांतर आएगी। तो जब भी प्रकाश की किरण कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसा कि ये आ रही है, जैसा कि ये आ रही है, जैसा कि ये आ रही है, तो वो दोस्तों कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो ये इस प्रकार से डाइवर्ज होगी कि आप लोग जब इसको पीछे मिलाओगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, तो एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी। यही तो बोला जा रहा है, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। ऐसा लग रहा है ना, ये सारी की सारी यहां से ही डाइवर्ज हो रही है। बताओ तो कितनी दूरी पे बता रहा है कि लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लोगों को, लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लोगों को ये मिल रही है। बताओ पावर, बताओ पावर क्या होता है आप लोगों का? पावर 1/, फोकल लेंथ। पावर आपको निकालनी है। इसकी फोकल लेंथ क्या दी गई है? फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? कि देखो एक चीज ध्यान रखो, ये जिस पॉइंट पे मिलती है ना, वो पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है। और लेंस से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। आपको लेफ्ट में जाना पड़ रहा है ना, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी है? -2 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी है? -2 सेंटीमीटर। और आपको पता भी है कॉनकेव की माइनस में ही आती है। कैसे आई ये भी आपको मैंने बता दिया। अब आप चाहते हो आपका आंसर डायप्टर में आए, तो ये आपको किस में रखना पड़ेगा? मीटर में रखना पड़ेगा, तब जाके आंसर आपका डायप्टर में आएगा। तो -2 आप सेंटीमीटर में रख लो, नहीं मीटर में रखो, तो 100 से भाग लगा दो, 100 ऊपर चल जाएगा, 100 बटे 50 -50 डायप। कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा 25 सेंटीमीटर है, मैंने 2 सेंटीमीटर समझ लिया, रियली सॉरी, 25 सेंटीमीटर, 25 रियली सॉरी 25, तो ये 25 है, तो 100 बटे 25 4 हो जाएगा, -4 डायप्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 2 ऑप्शन को आप लोग ऐसे ही हटा सकते थे। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉनकेव होता है ना, अवतल लेंस, उसकी पावर हमेशा नेगेटिव में आती है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस विटामिन को विटामिन एम के नाम से आप लोग जानते हैं? बताओ बताओ। तो दोस्तों विटामिन विटामिन जो B9 है आप लोगों का, जिसे आप लोग फोलिक एसिड या फोलेट के नाम से जानते हैं, इसका केमिकल नेम फोलिक एसिड या फोलेट है, इसी को आप लोग विटामिन एम के नाम से जानते हो। दोस्तों विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यानी एनीमिया होता है आरबीसी की कमी। मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो जाता है? जो आरबीसी का साइज होता है ना, वो काफी छोटा होता है, जितना होना चाहिए था।
अब आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उनकी बॉडी में विटामिन की कमी होगी, विटामिन B9 की, तो दोस्तों उनका जो शिशु है ना वो ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएंगे। इसीलिए आप लोग देखना, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जब भी वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर उनको वो गोलियां देता है विटामिन वगैरह की, आप देखना, ठीक है, विटामिन वगैरह की। तो आजकल बोला जाता है ना यार कि ये पता नहीं कि क्यों दवाइयाँ वगैरह चलती रहती है। दोस्तों एक्चुअली में बहुत कुछ खतरनाक दवाइयाँ नहीं होती, सिंपल विटामिन वगैरह की, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट होते हैं, पोषक तत्व, क्योंकि ये तो पता है कि वो तो करेंगी नहीं, मतलब इतने ज़्यादा हम लोग कोई भी हो वो आजकल इतने ज़्यादा वो नहीं खाते नेचुरल फूड्स वगैरह जो होते हैं, ये फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, दिन भर पता नहीं अनशन चीज़ें चल रही है, तो जो इंपॉर्टेंट विटामिन है, मिनरल्स है, वो तो आप लोगों को मिल नहीं पाते हैं। तो ये चक्कर है। फिर लास्ट में यही आप टेस्ट करवाते हो, 2-2 हज़ार रुपए की टेस्ट, 1000 रुपए की टेस्ट, 1500 रुपए की टेस्ट, करवाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल बहुत चीज़ें सिंपल है। लाइफ इज सो सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बताओ बात सही है नहीं है? बहुत सिंपल है यार। अगर आप लोग ये अपनी नौकरी वगैरह वाला छोड़ दो, इसमें तो चलो आपकी कोई गलती नहीं है यार, ये चलो सरकार परेशान कर रखी है, बट एक नॉर्मल, बाकी इसके अलावा भी यार जीवन बहुत बड़ा है यार, है ना। तो कितनी सिंपल चीज़ है यार, मतलब अच्छा खाओ वगैरह वो रहो, लेकिन नहीं, कोई आदमी इतना फूल रहा है, मतलब ही नहीं है उसको, पता नहीं कब फटेगा, उसको खुद को नहीं पता। नहीं सर बैठ के खाऊंगा मैं तो। खेलते हो क्रिकेट वगैरह, खेलते हो कोई गेम वगैरह, खेलते हो क्या? खेल लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो यार। और जिम विम भी क्यों जाना है, जिम है मजा आता है कि जिम में जाने के पैसे देने पड़ेंगे? कौन सा आपको बॉडी वो करना है, कोई आपको WWE में जाना है? तो बढ़िया खेलो क्रिकेट विकेट में, मतलब स्पेशली लड़कों का तो बहुत फेवरेट होता है। तो आप देखो वहां पर आप इंजॉय भी करोगे, और जो नेचुरली जो फिजिकल वो चाहिए होता है वर्कआउट, वो भी आपका हो जाएगा। वो कितनी चीज है, अब जिम में जा रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, ऊपर से मन मार के कर रहे हो वहां पर। क्रिकेट विकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी आप खेलना चाहते हो भाई। मैं तो देखो अभी संडे को खेल के आया था, अभी वापस जाऊंगा, कल मैच है मेरा, ठीक है। तो मुझे तो बहुत पसंद है क्रिकेट, 15 साल हो गए, 15 मतलब शायद 5-6 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब तो खैर हमारे सामने जो घर था जिसमें हम लोग खेलते थे, उन्होंने बिल्डिंग बना दी, वरना पहले तो भाई सुबह शाम, ठीक है, खेलना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कभी खेलेंगे आपके साथ भी, आपके शहर आएंगे पटना वगैरह कहीं पर क्रिकेट खेलेंगे, बढ़िया। इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग क्या है? अब सर ये क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको उनके विशेषताओं के आधार पर आप लोग अलग अलग फाइलम यानी अलग अलग संघ में रखते हो। जैसे ह्यूमंस को कौन से फाइलम में रखोगे, संघ में रखोगे? कॉर्डेटा फाइलम में। कॉर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं। जैसे भैया हम हैं, हमारे पास चलने के लिए क्या है सर, हाथ पैर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके पास में हाथ पैर नहीं होते। जैसे इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं, कोई एक एग्जांपल बताओ इसका। स्टारफिश, स्टारफिश आपने देखा होगा दोस्तों। एक्चुअली में ये जो एनिमल है, अब इसके उसमें कहां हाथ है कहां पर पैर है, तो इनके पास में क्या होती है, ट्यूब फीट होती है, ट्यूब फुट होती है। ये ना देख रहे हो ट्यूब जैसा, इसी की माध्यम से वो क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको बता दूं ये ट्यूब फिट या ट्यूब फुट है ना, केवल चलने में ही नहीं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, फीडिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है और कैसे पहचाने? दोस्तों ध्यान रखना, जीवन में कोई भी मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी डाई एटॉमिक गैस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आप लोग का नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग हटा दो। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है दोस्तों? पृथ्वी, ये रहा सन, सन से आने वाली खतरनाक आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी से टकरा के वापस जा रही होती है आराम से, 70% का रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन यहां पर कुछ गैसेज होती है जो उनको यहां पर रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है। अब इस रेडिएशन में रहती है बहुत ज्यादा हीट, तो ये जो पृथ्वी के सराउंडिंग में हीट मेंटेन रहेगी ना, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाएगी यार, ठीक है। आ जाओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कल आपको मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत पढ़ाऊंगा, ठीक है। आ जाओ
कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है दोस्तों, सेल डिवीजन में होता क्या है सर, ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या भरा होता है, क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है। दोस्तों जब हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है, यहां पर भी सेम ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ होगा, इसी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का डिवीजन हुआ होगा। तो सबसे पहले तो होता है न्यूक्लियस डिवाइड पहले स्टेप में, उसके बाद में साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आरएच फैक्टर को किसने खोजा। आरएच फैक्टर क्या है, पहले हमको पता था ब्लड ग्रुप ए बी, बाद में पता पड़ा ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। क्यों, हमने देखा कि ब्लड की आरबीसी पे एक अलग प्रकार का एंटीजन और पाया जाता है, जिसे डी एंटीजन नाम दिया गया, या जिसको रीसस फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये रीसस नाम के मंकी में पहले देखा गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में वो एंटीजन पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं पाया जा रहा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये किसने खोजा था, इसकी खोज किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, दिवाली पे विशेष उपहार है। आप लोग चूंकि ना जनरल साइंस देखना है मैं कैसे पढ़ाता हूं, डेमो क्लास पढ़िए, आराम से देखो फिर ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देखो फिर ज्वाइन करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डेमो है देखो फिर ज्वाइन करो, ट्रेड की क्लास देखनी है देखो फिर ज्वाइन करो। समझ में आ गई बात को। तो ज्वाइन कैसे करना है, इस कोर्स में सारे आप लोगों को मिल जाएगा, बाय नाउ कर लीजिए, मौका को चूके ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।